नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कूटनीति में हर हाथ मिलाना सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता है। कुछ तस्वीरें इतिहास की दिशा को भी बदल देती हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री इजरायल की धरती पर कदम रखते हैं तो यह सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं होती, वह एक रणनीतिक घोषणा भी होती है। यह संदेश होता है कि दक्षिण एशिया से लेकर एशिया के शक्ति संतुलन किस प्रकार से बदल रहे हैं। यह संकेत होता है नई साझेदारियों, नई तकनीकों और नई सुरक्षा संरचना को लेकर। और इसी कारण इस्लामाबाद की सैन्य स्थापना की बेचैनी सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि भू राजनीतिक चिंता भी बन जाती, क्योंकि यह सिर्फ भारत इजराइल के संबंधों की कहानी नहीं है। साथियों, यह कहानी है मध्य पूर्व की नई धुरी का, पाकिस्तान की रणनीतिक असहजता का और एशिया में उभरते शक्ति संतुलन का। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या यह सिर्फ रक्षा समझौता है या एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले दशक की राजनीति को तय करेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण सतही नहीं, रणनीतिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, मोदी इजराइल डील से पाकिस्तान की सेना जो है वो क्यों परेशान है। कुछ समाचार पत्रों को हम आधार ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर दो न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो देखने को मिल रहा है, एक एपी और दूसरा इकोनॉमिक्स टाइम्स। एपी लिखता है, इंडियाज मोदी एड्रेस इजराइल पार्लियामेंट एज नेतन्याहू टाउट्स म्यूचुअल अलायंस। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, पाकिस्तान फीलिंग हर्ट एज इंडिया गेट अ सीटेड इजराइल पावर टेबल, है ना। इसके अलावा हेक्सागोन को लेकर भी जो है वो चर्चा चल रही है। तो मोदी का इजराइल दौरा है और इसी पर चर्चा है। साथियों, कल की वीडियो पर हमने इजराइल और भारत के संबंधों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, लेकिन आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 2 दिवसीय यात्रा है कल की और आज की मोदी की। साथियों, भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो इसकी औपचारिक शुरुआत 1992 से हुई, जब भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन इसकी रणनीतिक जो गहराई है वो पिछले दशक में आई, जब गोपनीय रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर खुले सामरिक साझेदारी में ये संबंध जो हैं वो बदल गए। साथियों, पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत और इजराइल के बीच में रक्षा और टेक्नोलॉजी में काफी तेजी आई है। पिछले 10 वर्षों में भारत और इजराइल ने ड्रोन और यूएवी सिस्टम, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सीमा निगरानी तकनीक के बीच में जो है वो काम किया है। भारत और इजराइल के रक्षा उपकरणों का प्रमुख आयातक रहा है और अब सह उत्पादन यानी कि को प्रोडक्शन की दिशा में भी भारत और इजराइल मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि क्यों इंडिया जो है वो काफी कॉशियस है और ये हेक्सागोन अलायंस क्या है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी। साथ ही हेक्सागोन अलायंस के बारे में बात करें तो एक नई सामरिक संरचना है, एक नया आपका स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर है, और इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है यह इसका बेस रखा है, इसकी अवधारणा रखी है। किसकी? हेक्सागोन अलायंस की। अब यह हेक्सागोन अलायंस है क्या? तो आपको हेक्सा का मतलब समझ में आ रहा है कि 6 की बात हो रही है अगर हम डिजिट की बात करें, और यहां हेक्सागोन अलायंस यानी कि एक जो ग्रुप बनाने के बारे में बात हो रही है वह 6 देशों के रणनीतिक ढांचे को लेकर हो रही है, जो केवल रक्षा सहयोग नहीं बल्कि आर्थिक एकीकरण, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, तकनीक साझेदारी, कूटनीतिक समन्वय को संस्थागत जो है वो रूप प्रदान करेगा। और यह विचार केवल द्विपक्षीय सहयोग तो नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के पुनर्गठन की ओर भी जो है वो संकेत करता है। अब इस समय, वर्तमान समय, देखिए टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस समय अगर इसकी बात हो रही है, हेक्सागोन अलायंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी स्थिति को देखना होगा। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह ईरान है और इस समय ईरान जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में यूएसए के साथ तनाव को लेकर है, और यह आपके स्क्रीन पर यह इजराइल जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों को मैप में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है ये भी आप समझ रहे हैं। साथियों, अब ये जो प्रस्ताव
जो आया है हेक्सागोन अलायंस और इस समय आया है, तो इसमें आप ईरान और इजराइल के तनाव को एक पॉइंट लेकर समझ सकते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष और परोक्ष टकराव जो है बढ़ रहा है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में जो है वह अस्थिरता आई है। इसके अलावा जो खाड़ी देश हैं, चाहे वो हम सऊदी अरब की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, तो वो देश अब बहुध्रुवीय कूटनीति जो अपना रहे हैं, वह अमेरिका, चीन जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में भी संतुलन को साध रहे हैं। इसके अलावा चीन की जिस प्रकार से उपस्थिति बढ़ रही है बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन जो है वो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में जो है वह उपस्थिति को अपने बढ़ा रहा है, चाहे वो बंदरगाह बना रहा हो, चाहे लॉजिस्टिक सिस्टम्स को लेकर काम कर रहा हो, चाहे ऊर्जा कॉरिडोर को विकसित कर रहा है। तो यह केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है बल्कि जियो पॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक विस्तार और प्रभाव भी जो है वो बढ़ा रहा है। साथियों, इस हेक्सागोन अलायंस को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित है और पाकिस्तान ने इसके विरोध में भी बात किया है। क्यों? अब आपको असली सिक्योरिटी डिलेमा जो है वो आपको समझना होगा। साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत है जिसको कि हमने सिक्योरिटी डिलेमा कहा। अब इस सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी डिलेमा का अर्थ क्या होता है? साथियों, एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब कदम उठाता है, लेकिन दूसरा देश उस कदम को जो है वो अपने लिए खतरे के रूप में देखता है, तो यहीं से शुरू होती है रणनीतिक बेचैनी। और पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीति क्या रही है? पाकिस्तान की सैन्य सोच लंबे समय तक इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब ये कहेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि सीधी पारंपरिक लड़ाई नहीं लड़ो, बल्कि सीमित संसाधनों से अधिकतम रणनीतिक दबाव बना। अब उसमें वो मिसाइल क्षमता की बात, ड्रोन के बारे में बात, प्रॉक्सी मॉडल के बारे में बात, सीमित युद्ध का सिद्धांत काम कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा समीकरण जो है वो बदल रहा है। अगर भारत को इजराइल से उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि आयरन डोम की अगर हम बात करें, अगर भारत को इजराइल से आयरन डोम मिलता है तो भविष्य में लेजर आधारित रक्षा प्रणाली भी मिल सकती है। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि भारत छोटी दूरी की रॉकेट और ड्रोन हमलों को जो है वो सफलता से संभाल लेगा। मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भारत पे कम होगा, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता जो है वो भारत की क्या होगी? बढ़ेगी। यानी पाकिस्तान की कम लागत उच्च प्रभाव की रणनीति की धार जो है वो क्या हो सकती है? कूद पड़ सकती है। साथियों, असली चिंता पाकिस्तान के लिए युद्ध की नहीं है, यह डिटरेंस बैलेंस की चिंता है। यानी कि जब किसी क्षेत्र में प्रतिरोध यानी कि डिटरेंस का संतुलन बदलता है तो सैन्य सिद्धांत, बजट और रणनीति सब जो है वो बदलने पड़ते हैं। अगर भारत की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है तो पाकिस्तान के पास दो विकल्प बचेंगे। पहला, अपनी तकनीकी को जो है वो उन्नत करे, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी महंगा होगा, और दूसरा, रणनीतिक जोखिम को बढ़ाए जो पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक होगा। यानी कि युद्ध तब नहीं होता जब ताकत बराबर हो, युद्ध तब होता है जब किसी को लगे कि संतुलन उसके खिलाफ जो है वो झुक गया। साथियों, आपको यह भी समझना होगा कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, कुछ युद्ध नैरेटिव में भी जो है लड़े जाते हैं। आज भारत और इजराइल दोनों एक साझा फ्रेम तैयार कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म एज अ सेंट्रल डॉक्ट्राइन, है ना? यानी कि आप दुनिया को अपनी बातों को जो है वो कैसे समझा रहे हैं, किस भाषा में समझा रहे हैं। अगर कोई देश अपने कदम को सुरक्षा कहता है तो दूसरा देश उसे दमन कहता है। तो असली संघर्ष जो है वो शब्दों का है। यानी कि भारत और इजराइल का जो साझा फ्रेम है, वो दोनों देशों ने वर्षों तक यह तर्क रखा है कि आतंकवाद किसी सीमा, धर्म या क्षेत्र से जो है वो बंधा हुआ नहीं होता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो है वो वैश्विक खतरा है। सुरक्षा कार्यवाही को जो है वो दोनों मिलकर जो है वो वैध ठहराते हैं और कहते भी हैं कि अगर कोई राज्य प्रायोजित यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है तो उसको जो है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और जब यह विचार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखी जाए, समन्वित तरीके से अपनी बातों को रखी जाए, तो इसे स्ट्रेटेजिक इको चैम्बर बनाने में जो है बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जहां से कई मंचों पर जो है वो एक जैसी भाषा सुनाई देती है। साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर इंटेलिजेंस साझेदारी इंडिया और इजराइल के बीच में गहरी होगी तो इससे क्या होगा? रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी दोनों देशों के बीच, आतंकवादी नेटवर्क की फाइनेंस ट्रैकिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी जो है वो आधारित निगरानी हो सकती है, साइबर
ट्रेसिंग हो सकती है। तो इससे बदलाव क्या होगा? इससे बदलाव ये होगा साथियों कि घटनाओं का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो बदल जाएगा। वैश्विक मंच पर जो एविडेंस होंगे वो और ज्यादा मजबूत होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायनेबिलिटी स्पेस जो है, यानी कि जो इंकार के बारे में बात की जाती है कि हमारे यहां से नहीं हो रहा है, वो काफी कम हो जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए जो चुनौती है वो क्या है? सच में पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर के मुद्दे को आत्मनिर्णय के नैरेटिव के रूप में जो है प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय विमर्श में काउंटर टेररिज्म प्रमुख फ्रेम बन जाए तो विमर्श का केंद्र जो है वो बदल जाएगा। पहले इसे पॉलिटिकल डिस्प्यूट कहा जाता था, लेकिन अब प्रश्न जो है वो सिक्योरिटी और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस फ्रेम में प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर भी उसी दिशा की ओर जो है वो झुक जाते हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हुए समझते हैं इंडिया और इजराइल के बीच में मिसाइल सिस्टम को लेकर, डोम सिस्टम को लेकर, आयरन बीम लेजर सिस्टम को लेकर काफी बातें हो रही हैं। हेरॉन, हरप, स्पाइस जो है वो मिसाइल और यूएवी को लेकर भी है। दोनों देशों के बीच में जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। साथियों, आपको एक नया इक्वेशन भी समझना होगा जिसको कि हम गल्फ इक्वेशन कह सकते हैं, है ना, जो कि सबसे शांत अभी तक दिख रहा है लेकिन काफी ज्यादा निर्णायक हो सकता है। साथियों, पाकिस्तान की आर्थिक वास्तविकता की अगर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो तीन बड़े स्तंभ जो है रहे हैं। पहला, खाड़ी देशों से वित्तीय सहायता मिलती है। दूसरा, प्रवासी श्रमिकों को जो है वो रेमिटेंस मिलता है। और तीसरा, ऊर्जा की निर्भरता। खाड़ी देश विशेषकर सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो संकट के समय में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देते हैं, तेल की सुविधा प्रदान करते हैं या जमा राशि के रूप में जो है वो समर्थन प्रदान करते हैं। यानी कि केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जीवन रेखा भी, कौन सी वाली जीवन रेखा? आर्थिक जीवन रेखा भी जो है वो गल्फ कंट्री के साथ पाकिस्तान की जुड़ी हुई है। लेकिन जो नया परिदृश्य है, इस नए परिदृश्य में क्या चेंज हो रहा है? यदि भारत और इजराइल खाड़ी देशों के बीच एक संस्थागत आर्थिक सुरक्षा ढांचा जो बनाते हैं तो शक्ति संतुलन की जो रेखाएं जो है वो क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि भारत और यूएई व्यापक आर्थिक साझेदार हो। इजराइल यूएई का बीच में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, जिससे कि टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक और ऊर्जा के कॉरिडोर यानी कि एनर्जी कॉरिडोर जो है जब बनेगा तो ये नया जियो इकोनॉमिक ट्रायंगल जो है वो बन सकता है। लेकिन भारत को जो है वो यहां बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों ये चर्चा जो है वो भावनात्मक नहीं है बल्कि यह स्ट्रक्चरल होना चाहिए। और भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता। और यह सिद्धांत कहता है कि भारत किसी एक एक्सिस या धुरी का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि परिस्थिति के अनुसार संतुलन जो है वो बनाए रखेगा। यानी कि भारत मल्टी अलाइनमेंट का जो है वो मेंबर है। भारत मल्टी अलाइनमेंट के बारे में जो है वो बात करता है। यानी भारत एक साथ रूस के साथ भी रक्षा सहयोग रखेगा, अमेरिका के साथ भी इंडो पैसिफिक साझेदारी रखेगा, ईरान के साथ भी ऊर्जा कनेक्टिविटी रखेगा, सऊदी अरब और यूएई के साथ भी आर्थिक साझेदारी रखेगा। और यही मल्टी अलाइनमेंट है। ना तो पूर्ण तटस्थ हैं भैया हम, ना ही स्थायी किसी सैन्य ब्लॉक के हिस्सा है। और इसलिए भारत किसी कठोर सैन्य गठबंधन में नहीं जाता है और इसकी संभावना भी जो है वो भारत के लिए काफी कम है। लेकिन अब जब हेक्सागोन अलायंस के बारे में इजराइल बात करता है तो हेक्सागोन अलायंस जो है वो भारत के लिए अवसर है कि भारत के लिए यह, एक तरह से अगर हम बात करें तो प्रश्न यही है कि अवसर है या जोखिम है। तो यह भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जो ये बात की जा रही है हेक्सागोन अलायंस को लेकर, इसमें हम इस चीज को समझते हैं। साथियों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब प्रस्ताव दिया था किसका? हेक्सागोन अलायंस के बारे में, जो कि अभी वैचारिक स्तर पर है, तो इसका सवाल यह है कि अगर यह ढांचा किसी विशेष देश, जैसे कि हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो किसी विशेष देश के विरुद्ध सैन्य गठबंधन के रूप में बदलता है तो इससे क्या होगा? तो साथियों, भारत और ईरान के बीच की संबंध आपको पता है, लेकिन अगर यह ईरान के खिलाफ अगर हो रहा है तो भारत के लिए कई सारी जटिलताएं जो है वो आ सकती है। जैसे भारत को ईरान से ऊर्जा की आवश्यकता है। भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हालांकि इस बार के बजट में ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत जो है वो मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए रणनीतिक रूप से काम कर रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पश्चिम एशिया में लगभग, अगर हम बात करें तो भारत के 80 लाख प्रवासी जो है वो कार्यरत है। तो भारत किसी वैचारिक
युद्ध यानी कि आइडियोलॉजिकल वॉर में नहीं, बल्कि इंटरेस्ट बेस्ड पार्टनरशिप में जो है विश्वास रखता है। और ये केवल भारत और इजराइल के संबंधों की कहानी नहीं है साथियों। यह कहानी अगर हम बात करें तो यह कहानी जो है वो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन की कहानी है। अमेरिका बनाम चीन के प्रभाव की प्रतिस्पर्धा की, पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के पुनर्गठन की, भारत के क्षेत्रीय शक्ति में वैश्विक शक्ति बनने की, पाकिस्तान की घटती रणनीतिक प्रासंगिकता की। और भारत पाकिस्तान की जो असली चिंता है वो चिंता क्या है कि पाकिस्तान जो है वो चिंता यहां रक्षा सौदे की नहीं कर रहा है। वो उसकी जो चिंता है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया में ही एक शक्ति नहीं रहा, बल्कि पश्चिम एशिया के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, पश्चिम एशिया के सुरक्षा ढांचे में अगर हम बात करें तो वहां भी भारत प्रवेश कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई देश भौगोलिक सीमाओं से बाहर अपना प्रभाव बनाता है तो पड़ोसी देशों की रणनीति स्वतः ही असहज हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत जो है वो ये हो सकती है कि यदि भारत उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक भारत को मिलता है तो भारत की नीति आक्रामक सैन्य गठबंधन की नहीं, बल्कि संतुलित बहुध्रुवीय कूटनीति की है। और इसलिए यह दौरा युद्ध की तैयारी का नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का भारत का प्रयास है। लेकिन पाकिस्तान जो है वह कुछ दूसरा लेकर जो है वो चिंतित है। चिंतित यही है कि भारत दक्षिण एशिया के साथ साथ पश्चिम एशिया में भी अगर मजबूत हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान की पकड़ जो है वो वैसे ही बनी रहेगी कि ढीली पड़ जाएगी। पाकिस्तान पश्चिम एशिया के देशों में इस्लाम के नाम पर अपने संबंधों को मजबूत बना के रख सकता है, या भारत अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ कर लेगा। उत्तर आपके पास अगर है तो आप भी दीजिए। और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।